अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 मुख्य पुलिस अधिकारियों की पदावधि क्या होंगी? तो किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किसी पुलिस अधिकारी की पदावधि न्यूनतम 1 वर्ष एवं किसी पुलिस वृत्त के प्रभारी अधिकारी के रूप में या पुलिस अधीक्षक के रूप में किसी रेंज के उप महानिरीक्षक या महानिरीक्षक की पदावधि अधिवर्षिता के अधिनियम न्यूनतम 2 वर्ष होगी। तो 1 वर्ष किसके लिए है? किसी थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किसी पुलिस अधिकारी की, थाने में है पुलिस अधिकारी तो 1 वर्ष, एवं किसी वृत्त में यानी सर्किल के अधिकारी के रूप में है तो कितनी होगी? न्यूनतम 2 वर्ष किसी रेंज में या फिर सर्किल में। चैप्टर 4 जो बात कर रहा है बोर्ड के बारे में, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है? 29 से 38 तक। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 राज्य पुलिस बोर्ड, तो राज्य सरकार यथाशीघ्र इस अध्याय के उपबंधों के अधीन सौंपे गए कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एक राज्य पुलिस बोर्ड का गठन करेगी। कौन कर रही है? राज्य सरकार। सिर्फ एक जगह ही हमने देखा था, कहाँ देखा था? सेक्शन 40 में, जहाँ एसपी कर रहा था। बाकी सब जगह स्टेट गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट कर रही है या नियुक्ति कर रही है। और सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग बोर्ड की संरचना क्या होगी ये बता गया। कंपोजिशन कैसे होगी? तो राज्य पुलिस बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे। कौन कौन होंगे? एक तो अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा? गृह मंत्री होगा। और सदस्य कौन कौन होंगे? एक प्रतिपक्ष के नेता, अथवा यदि विरोधी दल का नेता न हो तो कौन होगा? विधानसभा में अकेला सबसे बड़ा विरोधी दल का नेता जो भी होगा वो होगा, ठीक है। और एक सदस्य कौन सा होगा? एक सदस्य मुख्य सचिव होगा, एक सदस्य गृह विभाग का मुख्य सचिव, और एक सदस्य गृह विभाग का प्रमुख सचिव होगा, और एक सदस्य पुलिस महानिदेशक होगा। टोटल कितने हो गए? एक अध्यक्ष हो गए और 4 सदस्य, 5 लोग होंगे, ठीक है, बोर्ड में। और शिक्षा, विधि, लोक प्रशासन, संचार माध्यम अथवा किसी अन्य क्षेत्र से संबंध, सत्यनिष्ठा और सब सक्षमता के लिए प्रख्यात 2 गैर राजनीतिक व्यक्ति जिन्हें तत्पश्चात स्वतंत्र सदस्य कहा गया है, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन गठित चयन नामिका की संस्तुति पर नियुक्त किया जाना है। एक सदस्य तो वह होगा जिसे 2 स्वतंत्र सदस्य होंगे, उनमें एक होगा जिसे शिक्षा, विधि, लोक प्रशासन, संचार माध्यम आदि इन क्षेत्रों से चुना जाएगा। और भारतीय पुलिस सेवा के राज्य संवर्ग के एक पुलिस अधिकारी को, जिसका पद अपर पुलिस महानिदेशक से निम्न स्तर का नहीं होगा, राज्य सरकार द्वारा उसके सचिव के रूप में नामित किया जाएगा। कौन? भारतीय पुलिस सेवा के राज्य संवर्ग का एक पुलिस अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। 31 बात कर रहा है स्वतंत्र सदस्यों के चयन के लिए नामिका की संरचना। पैनल है फ्रीडम ऑफिसर्स के लिए। तो राज्य सरकार पुलिस बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों के चयन नामिका की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। तो जो राज्य पुलिस बोर्ड के स्वतंत्र सदस्य हैं उनको उनका चयन नामिका की सिफारिश पर ही किया जाएगा। वो जो पैनल होगा वो कौन सा होगा? उसमें एक तो राज्य का मुख्यमंत्री होगा, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष होगा, राज्य का गृह मंत्री, और राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता, अथवा यथास्थिति यदि विरोधी दल का कोई नेता न हो तो राज्य के विधानसभा में अकेला सबसे बड़ा विरोधी दल का नेता होगा। कितने हैं? टोटल 4 हैं। राज्य का गृह मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, और राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता, और यदि वह नहीं है तो विधानसभा में अकेले सबसे बड़े विरोधी दल का नेता होगा। सेक्शन 32 बात कर रहा है ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड्स? स्वतंत्र सदस्यों की जो पात्रता के लिए आधार है वो कौन से होंगे? यदि वह अपात्र पाया जाए तो कोई भी व्यक्ति राज्य पुलिस बोर्ड का स्वतंत्र सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, विधि न्यायालय द्वारा दोषित किया गया है, जिसके विरुद्ध किसी विधि न्यायालय में आरोप लगाए गए हैं, जिसकी भ्रष्टाचार या अपचार के आधार पर सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, या सेवा से हटा दिया गया है, या सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त है, अथवा विकृचित है, या कोई राजनीतिक पद धारण करता है। सेक्शन 33 बात करता है इनके टर्म्स, यानी इनके कार्यकाल या विशेषाधिकार क्या होंगे। ये 2 वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्र सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे, और एक कार्यकाल से अधिक कार्यकाल के लिए इन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा। बैठक फीस और बैठक के स्थान से आने जाने के लिए जो परिवहन तथा बोर्ड द्वारा सौंपे गए किसी कार्य के संबंध में जैसा कि समय समय पर विहित किया जाए, इनको यात्रा भत्ता के भी हकदार होंगे।
सेक्शन 34 बात करता है रिमूवल की। ओके, तो इनका रिमूवल कैसे किया जाएगा, इनका हटाया जाना। राज्य पुलिस बोर्ड के किसी स्वतंत्र सदस्य को निम्नलिखित में से किसी कारण से राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकेगा। तो कौन कौन से आधार हैं? यदि वह अक्षम हो गया है, प्रमाणित अक्षमता है, प्रमाणित दुर्व्यवहार है, पर्याप्त कारण के बिना राज्य पुलिस बोर्ड की लगातार 3 बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहने पर। ठीक है, बिना किसी पर्याप्त कारण के राज्य पुलिस बोर्ड की बैठकों में 3 बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है। शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण अक्षमता या सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अन्यथा योग्य हो जाने पर या चयन नामिका की सिफारिश पर इसके अतिरिक्त किसी स्वतंत्र सदस्य को राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिस बोर्ड से हटाया जा सकता है यदि वह इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किसी कारण या पात्रता प्राप्त कर लेता है। सेक्शन, तो राज्य पुलिस बोर्ड के क्या कर्तव्य होंगे? राज्य पुलिस बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन किया जाएगा। नंबर 1, दक्ष, प्रभावी, उत्तरदायी तथा जवाबदेह पुलिस व्यवस्था के संवर्धन हेतु नीति संबंधी मार्ग निर्देशों के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव तथा परामर्श देना। देख, पहले तो ये जान लो कि ये बोर्ड जो है एडवाइजरी बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ परामर्श और परामर्श ही देता है। किस बारे में? दक्ष प्रणाली, उत्तरदायी तथा जवाबदेह पुलिस व्यवस्था के संवर्धन हेतु संबंधी मार्ग निर्देशों के संबंध में और निष्पादन संकेतकों को चिन्हित करने में जिनमें अन्य बातों के अतिरिक्त प्रचालन दक्षता के समाधान, पीड़ित व्यक्ति के समाधान की तुलना में पुलिस अन्वेषण तथा प्रतिक्रिया, जवाबदेही, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और मानवाधिकार मानकों का पालन शामिल है। उपरोक्त उपधारा 2 में चिन्हित निष्पादक संकेतकों के अनुसार समय समय पर पुलिस बल के कार्य निष्पादन के अभिवर्धन के उपाय सुझाना, निम्नलिखित के सापेक्ष पुलिस संगठन कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए सुझाव देना। निष्पादन संकेतक जो स्वयं राज्य पुलिस बोर्ड द्वारा चिन्हित हो निर्धारित किए गए हैं। पुलिस के पास उपलब्ध संसाधन तथा प्रतिबंध, पुलिस के कार्य से संबंधित सूचना और आंकड़े संग्रह करने के लिए नीति संबंधी मार्ग निर्देश सुझाना। 10, पुलिस की दक्षता, प्रभाविता, जवाबदेह तथा अनुक्रियाशीलता के सुधार के लिए अर्थोपाय सुझाना। सब में सिर्फ एडवाइस दे रहा है पुलिस बल के अधिक अच्छे जवाबदेही के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। राज्य पुलिस बोर्ड का व्यय ये बताया गया है सेक्शन 36 में। एक्सपेंसेस, तो पारिश्रमिक भत्तों और राज्य पुलिस बोर्ड के सरकारी कार्य के संबंध में यात्रा और बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों से संबंधित व्यय राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विहित नियमों के अनुसार वहन किया जाएगा। किसके द्वारा वहन किया जा रहा है? राज्य सरकार के द्वारा। सिर्फ इतना याद रखना है। सेक्शन 37 बात कर रहा है राज्य पुलिस बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट। ओके, 37 बात कर रहा है एनुअल रिपोर्ट के बारे में। किसकी? राज्य पुलिस बोर्ड की। तो राज्य पुलिस बोर्ड प्रत्येक वर्ष के अंत में गत वर्ष के दौरान अपने कार्य और पुलिस पद के कार्य के निष्पादन के मूल्यांकन से संबंधित जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उस वर्ष में उनका मूल्यांकन से संबंधित एक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य की विधानसभा के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी। ठीक है, बोर्ड राज्य सरकार को दे रहा है, राज्य सरकार विधानसभा के समक्ष पटल पर रखेगी। सेक्शन 38 बात करता है पुलिस अधिष्ठान समिति की। ये इम्पोर्टेंट है, पुलिस अधिष्ठान समिति बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, राज्य सरकार, इसका भी गठन कौन कर रहा है? राज्य सरकार यथाशीघ्र एक पुलिस अधिष्ठान समिति का गठन करेगी जिसे तत्पश्चात समिति कहा गया है। ठीक है, जिसका पुलिस महानिदेशक अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो इसका पुलिस अधिष्ठान समिति के अध्यक्ष कौन होगा? डीजीपी होगा और 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे जिनका पद पुलिस महानिरीक्षक के स्तर से निम्न का नहीं होगा। अध्यक्ष कौन है? होगा हेड, पुलिस महानिदेशक डीजीपी, और 2 सदस्य होंगे पुलिस महानिदेशक के अधीन जो कार्य करेंगे। उनका पद कौन सा होगा? पुलिस महानिरीक्षक के स्तर से निम्न का नहीं होगा। और अधिष्ठान समिति द्वारा निम्नलिखित कृत्यों और कर्तव्यों का पालन किया जाएगा। कौन कौन से? अधीनस्थ पदों पर चयन तथा पदोन्नति के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना। क्या प्रक्रिया होगी अधीनस्थ पदों पर चयन तथा पदोन्नति के लिए? ये निर्धारित करेंगे। अधीनस्थ अधिकारियों का एक रेंज से दूसरे रेंज में ट्रांसफर करना। पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस सहायक अधीक्षक के पदों के अधिकारियों का स्थानांतरण करना, उनका भी ट्रांसफर करना। क्षेत्र में कार्यरत पुलिस राज्य सरकार को सिफारिश करना। अधीनस्थ पुलिस
अधिकारियों का ट्रांसफर करने के लिए मार्गदर्शन या आपकी शिकायतों का विश्लेषण एवं निराकरण जहाँ आवश्यक हो, है ना। राज्य सरकार जिन मामलों में उचित समय का निर्णय परिवर्तन में संशोधन कर सकती है। पुलिस की भूमिका, कृत्य तथा कर्तव्य ये बताया गया है चैप्टर 5 में। तो ये कहाँ से 39 से 49 तक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सामान्यतः पुलिस निम्नलिखित सांकेतिक भूमिका और कृत्य सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार ही होंगे। जो सरकार बनाती है उनके कार्य और कृत्य क्या होंगे, भूमिका ये सरकार निर्धारित करती है। और इनके कार्य क्या होंगे, निष्पक्षता पूर्वक विधि को लागू करना और उसकी मर्यादा बनाए रखना। ठीक है, पुलिस की जो विधि है उसको निष्पक्षता पूर्वक बिना किसी भेदभाव के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जनता की जीवन स्वतंत्रता, संपत्ति, मानवाधिकार और गरिमा का संरक्षण करना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करना, आंतरिक सुरक्षा का संरक्षण, आतंकवादी गतिविधियों, सामुदायिक समन्वय के भंग होने, युद्धमान गतिविधियों तथा अन्य आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियों का निवारण और नियंत्रण करना, सड़कों, रेलों, पुलों की संरचनाओं तथा अधिष्ठान इत्यादि सार्वजनिक संपत्तियों की विध्वंसक कार्यों या किसी प्रकार के आक्रमण से संरक्षण करना, अपराध निवारण तथा उनके निवारक कार्यों और उपायों तथा अपराध अन्वेषण हेतु सहायक उपायों के कार्यान्वयन से संबंधित अभिकरणों के साथ साथ सहयोग तथा सहायता और अपराध की घटनाएं घटित होने के अवसरों को कम करना, किसी शिकायतकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा ईमेल अथवा अन्य साधन से प्राप्त समस्त शिकायतों का सम्यक रूप से अभिस्वीकृति के पश्चात उस पर तुरंत कार्रवाई करना, ये सब इनके कार्य हैं। सेक्शन 40 बात करता है राजस्व पुलिस क्षेत्र में इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी अपराधों के वैज्ञानिक अन्वेषण, भीड़ का विनियमन और राहत कार्य और ऐसे अन्य प्रबंध जैसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक परिस्थितियों में जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से निर्देश दिया जाए। पुलिस बल और सशस्त्र पुलिस इकाइयों द्वारा ऐसी सहायता देना एवं अन्वेषण करना जो राजस्व पुलिस क्षेत्र में अपेक्षित और विधि सम्मत हो। मतलब ये कि जो अपराधों के वैज्ञानिक अन्वेषण है, भीड़ का विनियमन है और राहत कार्य और ऐसे अन्य प्रबंध जैसे डीएम द्वारा आपराधिक परिस्थितियों में जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से निर्देश दिया जाए। पुलिस बल और सशस्त्र पुलिस बल इकाइयों द्वारा ऐसी सहायता दे रहा है और अन्वेषण करना है जो पुलिस राजस्व पुलिस क्षेत्र के लिए अपेक्षित हो, विधि सम्मत होगा। सेक्शन 41 बात कर रहा है सीनियर पुलिस ऑफिसर की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी के कर्तव्यों का पालन। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उसके अधीनस्थ अधिकारी को विधि अथवा विधि सम्मत आदेश द्वारा सौंपे गए किसी कर्तव्यों का निर्वाह कर सकेगा जहाँ कानून को व्यापक रूप से लागू करने या उसके किसी उल्लंघन से बचने के लिए आवश्यक समझे। मतलब कि उसे लग रहा है कानून के उल्लंघन से बचने के लिए आवश्यक है तो स्वयं कार्य कर सकेगा या उसकी सहायता भी कर सकता है उस काम में खुद न करके, या उसे रोक सकता है कोई कार्य करने से। सेक्शन 42 बात कर रहा है पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी और उनकी तैनाती के बारे में। तो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रत्येक पुलिस अधिकारी निरंतर ड्यूटी पर समझा जाएगा और किसी भी समय राज्य के किसी भी भाग में या राज्य के बाहर पुलिस अधिकारी के रूप में उसे तैनात किया जा सकेगा। ठीक है, ये 42 से उल्टा कर लो 24 करके, तो पुलिस इसका मतलब ये है कि पुलिस हमेशा 24 आवर ऑन ड्यूटी समझी जाएगी चाहे वो कहीं पर भी हो। ठीक है, सेक्शन 43 बात कर रहा है पुलिस अधिकारी का किसी अन्य नियोजन में प्रवृत्त न होना, यानी नो अदर एम्प्लॉयमेंट। कोई भी पुलिस अधिकारी तब तक जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित रूप में विशिष्ट रूप से अनुमति न दे दी जाए इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी अन्य नियोजन या कार्यालय में चाहे जो भी हो कार्य नहीं करेगा। कब करेगा? जब उसे राज्य सरकार अनुमति दे दे, नहीं तो वह किसी अन्य एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगेगा। सेक्शन 44 बात कर रहा है
कि पुलिस अधिकारी का ड्यूटी आदि से विमुख न होना, मतलब पुलिस अधिकारी ये नहीं कह सकते जी हम ड्यूटी नहीं कर रहे, हम छोड़ रहे हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से विमुख नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे पहले एक रिटेन नोटिस देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कभी भी छोड़कर बैठ जाए। पुलिस सेक्शन 45 बात कर रहा है कि पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना का प्रस्तुतिकरण। किसी क्षेत्र अधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी सूचना को प्रस्तुत करना और संबंध वारंट, तलाशी वारंट या ऐसे अन्य आदेशिका के लिए जो किसी अपराध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विद्युत द्वारा जारी की जा सकती है, आवेदन करना किसी भी पुलिस अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा। मतलब उसे यदि किसी अपराध के बारे में सूचना मिली है तो वो किसको देगा, मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना देगा। और जो अन्य आदेशिकाएँ हैं, वारंट या समन उनके लिए जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा वह, ये उसका उत्तरदायित्व होगा। सेक्शन 46 बात करता है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा ऐसी अदायित्व यानी लावारिस चल संपत्ति को अपने कब्जे में लेना जो किसी वाद से संबंधित संपत्ति नहीं है। सेक्शन 46 बात कर रहा है अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी की। क्या करेगा, अपने कब्जे में लेगा। यदि उसे ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो वह उसके लिए सक्षम होगा कि वह और सक्षम अधिकार वाले न्यायालय को उस संबंध में पूर्ण रूप से सूचित भी करे। ये नहीं कि खाली अपने कब्जे में ले लिया और उसकी सूचना दी ही नहीं मजिस्ट्रेट को या न्यायालय को। सेक्शन 47 बात कर रहा है पुलिस अधिकारियों द्वारा दैनिक यानी डायरी रखा जाना। तो पुलिस थाने के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह एक साधारण डायरी ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति से रखिए जो समय समय पर विहित की जाए। तो सेक्शन 47 बात कर रहा है जीडी की, पुलिस डायरी की। सेक्शन 48 बात कर रहा है फॉर्म की, राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी। किस तरह से जो होंगी फॉर्म होगी उसकी राज्य सरकार निर्धारित कर सकेगी। मतलब ये अब चलते हैं सेक्शन 49 पर, जो बात करते हैं उनकी ड्रेस क्या होंगी, पद चिन्ह क्या होंगे, साज सज्जा क्या होगी, ये भी राज्य सरकार निर्धारित कर सकेगी। ठीक है। और निर्देश कौन जारी कर सकेगा, वो पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी जारी कर सकेगा। ये कह रहा है सेक्शन 49। चैप्टर 6 बात कर रहा है स्पेशल प्रोविजंस के लिए यानी विशेष प्रावधान, जो कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, जो दिए गए हैं सेक्शन 50 से 61 तक। तो सेक्शन 50 बात कर रहा है विशेष अपराध अन्वेषण इकाई यानी SCIU, इसे स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट कहते हैं। ठीक है। तो राज्य सरकार एक अधिकारी के अधीन जिसका पद पुलिस उप निरीक्षक के स्तर से निम्न का नहीं होगा, पुलिस जिले या तो पुलिस थाने हेतु तो एक विशेष अपराध अन्वेषण इकाई संरचित कर सकेगी। किसके नियंत्रण के अधीन रहते हुए, पुलिस उप निरीक्षक के। ठीक है। कौन करेगी, राज्य सरकार। और उनका कार्य क्या होगा कि ऐसी इकाइयाँ जो जिनके विषय में अन्वेषण कार्य करना होगा, जो राज्य सरकार निर्धारित करे। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऐसी इकाइयों में तैनात पुलिस अधिकारियों का पुलिस महानिदेशक की लिखित अनुमति से अत्यंत विशेष परिस्थितियों के सिवाय किसी अन्य ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। मतलब कि जो ये विशेष पुलिस हैं इन्हें किसी अन्य ड्यूटी पर, साधारण ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। सिर्फ ये स्पेशल जो परिस्थितियाँ हैं उनके लिए ही नियुक्त की जा सकती हैं। कब की जा सकती हैं, लेकिन जो विशेष परिस्थितियाँ हों और पुलिस महानिदेशक के लिखित अनुमति से ही की जा सकती हैं। और सेक्शन 51 बात कर रहा है रिजर्व प्लेस एंड रेगुलेट म्यूजिक, सार्वजनिक स्थलों के आरक्षण और अवरोध बैरियर निर्माण करने की शक्ति तथा सार्वजनिक स्थलों पर संगीत तथा ध्वनि संयंत्रों के अधीन प्रयोग को नियंत्रित करने की शक्ति ये किस में होगी, पुलिस अधीक्षक में होगी ये। तो ऐसी जांच और प्रतिबंधों के अधीन जो राज्य सरकार अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जाए, पुलिस अधीक्षक सार्वजनिक। सेक्शन 53 बात कर रहा है रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक यानी यातायात का विनियमन। पुलिस अधीक्षक मोटर चालकों, साइकिल चलाने वाले या पैदल चलने वाले और जानवरों के साथ चलने वाले और
व्यक्तियों तथा बाईसाइकिल सहित वाहनों की पार्किंग के लिए यातायात की सुव्यवस्थित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक मार्गों और गलियों के उपयोग को विनियमित करने के लिए समय समय पर निर्देश जारी कर सकेगा। कौन कर रहा है यहाँ पे? पुलिस अधीक्षक यानी एसपी कर रहा है। सेक्शन 54 बात कर रहा है साक्षी का संरक्षण यानी विटनेस प्रोटेक्शन के बारे में। तो कौन करेगी? ये राज्य सरकार यथाशीघ्र मानवाधिकार संरक्षण के उपाय के रूप में साक्षी के संरक्षण के लिए नियम बना सकेगी। और राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी कहाँ? क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में साक्षी को ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन जो विहित किए जाएं संरक्षित साक्षी घोषित करने के लिए आवेदन करेंगे। कौन? स्टेट गवर्नमेंट या उसके द्वारा ऑथोराइज व्यक्ति न्यायालय में किसी व्यक्ति को संरक्षित साक्षी घोषित करने के लिए आवेदन दे सकेंगे। सेक्शन 55 बात करता है पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वास यानी विक्टिम रिहेबिलिटेशन। राज्य सरकार अपराधी पक्ष से पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समुचित रूप से उपाय विहित कर सकेगी और राज्य सरकार ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगी जैसा वह इस धारा के प्रवर्तन में कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समझे। सेक्शन 56 बात कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों रक्षकों की भर्ती के बारे में। ग्राम रक्षक के बारे में बात करता है, विलेज गार्ड के बारे में। सेक्शन 56 एक पुलिस जिले के प्रत्येक गांव अथवा गांवों के समूह में इस निमित्त विविध कार्यकाल के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कौन? एक ग्राम रक्षक नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर भी एक और कर रहा है पुलिस अधीक्षक एसपी, ये याद रखना है। सेक्शन 14 में कर रहा था और एक यहाँ पर एसपी कर रहा है। गाँव अथवा संबंधित गाँवों के समूह में रहने वाले 30 से 60 वर्ष की आयु के वर्ग का स्वस्थ व्यक्ति, 30 से 60 वर्ष का, ठीक है, जो व्यक्ति होगा वो ग्राम रक्षक